डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। मालदीव की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जारी बवाल अभी भी चल रहा है। मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का संसदीय दल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सहमत हो गए हैं। विपक्षी दल चीन समर्थक राष्ट्रपति मुइज़ू की भारत विरोधी नीतियों को देखते हुए यह प्रस्ताव लाने पर सहमत हुए हैं। एमडीपी को इसमें एक और विपक्षी दल द डेमोक्रेट्स का भी साथ हासिल है। संसद के अंदर विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की, जिसका सत्तारूढ़ दल ने कड़ा विरोध किया है। एमडीपी और द डेमोक्रेट के पास इतने सांसद है कि वे आसानी से मुइज़ू को कुर्सी से हटा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। वियान की रिपोर्ट के मुताबिक एमडीपी के एक नेता ने कहा है कि मुइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे एक प्रमुख वजह वर्तमान सरकार के भारत के साथ रिश्ते को संकट में डालना शामिल है। मुइज़ू के साथ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और उनकी अपनी पीपल नेशनल कांग्रेस शामिल है। पिछले साल नियमों में बदलाव करके संसद को यह अधिकार दिया गया था कि सबसे बड़ी पार्टी एमडीपी बिना अल्पसंख्यक पार्टियों के समर्थन के मुइज़ू के खिलाफ महाभियोग ला सकती है। मुइज़ू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए 54 वोटों की जरूरत है। वहीं विपक्षी एमडीपी के पास 56 सांसद है। इसके अलावा नए संशोधन के तहत अब महाभियोग के लिए समिति के अंदर जरूरी सदस्यों की संख्या 7 कर दी गई है। इसके अलावा अब यह भी जरूरी नहीं है कि सभी दलों के सदस्य इस समिति के हिस्सा हों। यह महाभियोग प्रस्ताव ऐसे समय पर आने जा रहा है जब मात्र 24 घंटे पहले ही मालदीव की संसद सर्कस बन गई थी और सत्तारूढ़ तथा विपक्षी दलों के बीच जमकर बवाल हुआ। इसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। इसके बाद विपक्षी दलों ने मुइज़ू सरकार के 4 मंत्रियों के नामों को मंजूरी नहीं दी थी। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद मालदीव और भारत के बीच संबंध धरातल में चले गए हैं। पीएम मोदी के खिलाफ मुइज़ू के मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे तनाव बहुत ज़्यादा भड़क उठा। भारतीयों ने जोरदार तरीके से मालदीव के मंत्रियों का विरोध किया। इसके बाद मुइज़ू ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन हटाया नहीं। यही नहीं, भारत से विवाद के बीच मुइज़ू चीन की यात्रा पर गए और जिनपिंग के साथ कई समझौते पर हस्ताक्षर किया। वहाँ से आने के बाद मुइज़ू ने जहर उगलना शुरू कर दिया। इसका वहाँ के विपक्षी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं और मुइज़ू से मांग रहे हैं कि वो भारत और पीएम मोदी से माफ़ी मांगे। आइए अब हम जो है जर्मनी की तरफ से जो अच्छी खबर आ रही है उसके बारे में बात करें। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते खतरे के बीच भारत P-75I प्रोजेक्ट के तहत 45,000 करोड़ रुपए में अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी खरीदना चाहता है। भारत के साथ इस महाडील में जर्मनी और स्पेन सबसे आगे चल रहे हैं। इस बीच जर्मनी ने पनडुब्बी को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। जर्मन सरकार ने भारत को ऑफर दिया है कि दोनों सरकारों के बीच 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी खरीदने का सौदा किया जाए। भारत और जर्मनी के बीच इस बड़े सौदे को लेकर बातचीत हुई है। जर्मनी के साथ साथ एक और यूरोपीय देश स्पेन भी भारत को पनडुब्बियाँ बेचना चाहता है। ये पनडुब्बियाँ एआईपी से लैस हैं, लंबे समय तक समुद्र के अंदर छिपी रहने में सक्षम होंगी। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की बढ़ती ताकत के बीच भारत लंबे समय से यह डील करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्तियोरिस जून 2023 में भारत आए थे और उन्होंने अपनी पनडुब्बी के लिए खुलकर लामबंदी की थी। इस पनडुब्बी को जर्मनी की कंपनी TKMS ने बनाया है। वहीं स्पेन की कंपनी लेवंतिया ने भारत की L&T के साथ इस पनडुब्बी डील के हाथ में लाया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह सबमरीन डील दोनों देशों के बीच शानदार परियोजना साबित हो सकती है। तकनीकी रूप से केवल जर्मनी और स्पेन की पनडुब्बी भारत के प्रोजेक्ट P-75I के लिए योग्य पाई गई है। इसके तहत विदेशी कंपनियों को तकनीक ट्रांसफ़र करके भारत की MDL एंड L&T के साथ मिलकर ये पनडुब्बी बनानी होगी। जर्मन कंपनी ने पहले L&T के साथ बातचीत की थी, लेकिन बाद में उसने MDL के साथ हाथ मिला लिया। जानकारी के मुताबिक स्पेन अपनी S-80 क्लास की सबमरीन के आधार पर भारत के लिए डिज़ाइन बनाएगा। S-80 सबमरीन को सबसे पहले साल 2021 में बनाया गया था, जिसे साल 2023 में स्पेन की नौसेना को सौंप दिया गया है। स्पेन और जर्मनी दोनों के ऑफर पर अभी विचार चल रहा है। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के अधिकारियों ने बताया कि भारत ने बर्लिन से सबमरीन के उपकरणों को लेकर लाइसेंस को लेकर नियमों को ढीला करने के लिए कहा है। जर्मनी अक्सर निर्यात को रोक देता है, जिससे भारत उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल तकनीक से लैस पनडुब्बी खरीदना चाहता है, जो पहले से ही चीन और पाकिस्तान के पास है। इस तकनीक से लैस पनडुब्बी की खासियत होती है कि लंबे समय तक गहरे समुद्र के अंदर छिपी रहती है और दुश्मन को इसका पता नहीं लग पाता है।
आइए हम अमेरिका के 3 जवानों के मारे जाने की खबर के बारे में बात करें। जॉर्डन में ईरान समर्थित आतंकियों के हमले में अमेरिकी सेना के 3 जवान मारे गए हैं, जबकि कई घायल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका हमलावरों की जिम्मेदारी तय करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी कर 25 जवानों के घायल होने की बात भी कही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान समर्थित लड़ाकों के हमले की बात कही, लेकिन इसके लिए किसी खास समूह का नाम नहीं लिया है। अमेरिकी अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि हमले में किस समूह का हाथ है। अमेरिकी सैनिकों पर हमले के लिए ईरान समर्थित समूह को जिम्मेदार ठहराते हुए बाइडेन ने कहा कि फिलहाल हम हमले की जानकारी जुटा रहे हैं। हमारा मानना है कि सीरिया और इराक में सक्रिय ईरान समर्थित आतंकवादी समूह ने इस हमले को अंजाम दिया है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता तो आगे बढ़ाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम हमले के लिए सभी जिम्मेदार लोगों को अपने तरीके से जवाबदेह ठहराएंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सीरिया की सीमा के पास उत्तर पूर्वी जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेस में बैरक के पास मानवरहित ड्रोन के जरिए विस्फोट किया गया। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 34 सैनिकों को चोटें आई हैं। कुछ घायल अमेरिकी सैनिकों को इलाज के लिए बाहर ले जाया गया है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जॉर्डन में ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर गहरा दुख जताने के साथ गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी बलों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अमेरिका अपने सैनिकों और हितों की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी सेना पर हालिया हमलों के लिए ईरान समर्थित आतंकवादी समूह जिम्मेदार है। हम इन्हें माकूल जवाब देंगे। गाजा में इसराइल हमास युद्ध के बीच जॉर्डन में किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले की यह पहली घटना है। इसके कारण पहले से ही युद्धग्रस्त इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। जॉर्डन की सीमा इराक, इसराइल, फलस्तीन, सऊदी अरब और सीरिया के साथ लगती है। अमेरिकी सेना लंबे समय से जॉर्डन का इस्तेमाल बेस के रूप में कर रही है। रविवार को हमला उत्तरी जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास हुआ है। जॉर्डन में करीब 3,000 अमेरिकी सैनिक हैं। जॉर्डन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। हालांकि सरकारी टीवी चैनल ने सरकार के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला जॉर्डन से बाहर सीरिया की सीमा पर हुआ है। गाजा में लड़ाई शुरू होने के बाद इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं। रविवार को इस हमले की सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को दक्षिण कैरोलिना के कोलंबिया में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दी है। फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास ने इस हमले को गाजा में इसराइल के सैन्य अभियान के खिलाफ प्रतिक्रिया बताया है। हमास लीडर सामी अबू जुवैरी ने कहा कि 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत अमेरिकी प्रशासन के संदेश है कि जब तक गाजा में निर्दोषों की हत्या नहीं रुकती, उसे भी ऐसे हमलों का सामना करना पड़ेगा। जुवैरी ने कहा कि गाजा के खिलाफ अमेरिकी यहूदी आक्रामकता क्षेत्र की स्थिति बिगाड़। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।